पेनल इंस्टीट्यूट्स क्या होता है? देखो पेनल इंस्टीट्यूट्स में बात करूँ तो पेनल इंस्टीट्यूट, तो आपको पेनल इंस्टीट्यूट्स मतलब बनाओ जो कोई भी अधिनियम बनते हैं, तो अधिनियम में यदि आपकी दंड विधि बनी है तो दंड विधि के अंतर्गत यदि किसी को दंडित किया जा रहा है तो वो जो दंड की जो धारा है या चीज़ें जो आपके सामने जो प्रूफ पेश किए जा रहे हैं, साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, वो इस तरह से इतने स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी प्रकार को, मतलब जैसे बोला जाता है कि हमारे जो कुछ लोग होते हैं जो अपराधी नहीं होते हैं, उनको अगर सजा हो जाए तो ये बहुत बड़े गलत चीज़ होती है। तो उसको उस व्यक्ति को बचाने के लिए हम ये देखते हैं कि जो भी अधिनियम बना होता है तो उसकी भाषा बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, किसी प्रकार के आरोप लगा रहे हो अधिनियम के अंतर्गत, तो अधिनियम की भाषा स्पष्ट होना चाहिए, किसी के प्रकार के दो मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। तो यही बोला गया है। और अगर भाषा के दो मीनिंग निकल रहे होते हैं तो आप क्या करोगे कि अभियुक्त जो होता है उसको आप मुक्त कर दोगे, उसको किसी प्रकार की सजा नहीं दोगे, आप उसको मुक्त कर दोगे संदेह के आधार पर, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट जो होगा वो अपराधी को मिल जाएगा, अपराधी बरी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा टूल है वकीलों के लिए। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो इसमें एक केस लो थे, उसमें स्मेज वर्सेस वॉमर का केस था। उसमें क्या हुआ था, जो पत्थर होते हैं, पत्थर को हम एक हथियार के रूप में, मतलब एक विशेष रूप के हथियार के रूप में मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। तो इसमें न्यायालय ने बोला कि पत्थर जो है वो एक तरह का विशेष रूप से हथियार नहीं है, खतरनाक हथियार नहीं है। तो उन्होंने व्याख्या करी स्मेज वर्सेस वॉमर के मामले में। आर वर्सेस विनय के मामले में एक घोड़ा रहता है, घोड़े का जो बच्चा होता है, एक व्यक्ति के ऊपर घोड़े चुराने का आरोप लगा होता है। तो वो जो व्यक्ति आके बोलता है भैया मैंने तो घोड़ा चुराया नहीं, मैंने घोड़े का बच्चा चुराया, तो मैंने क्लॉट चुराया, मैंने तो घोड़ा नहीं चुराया। तो उसको व्यक्ति को जब दो मीनिंग निकल रहे कि घोड़ा चुराया कि क्लॉट चुराया, तो बच्चा चुराया, तो उन्होंने बोला कि भैया घोड़े का बच्चा चुराना मतलब घोड़े का चुराना में मीनिंग नहीं निकलता, घोड़े का बच्चा ही चुराया आपने। तो न्यायालय ने स्पष्ट करा घोड़े का बच्चा चुराना कोई अपराध नहीं है, फिर घोड़ा चुराना कोई अपराध नहीं है। फिर उसके बाद केरल राज्य वर्सेस मथई वर्गीज का AIR 1987 का मामला था, जिसमें हमारा जो अधिनियम है उसके अंतर्गत IPC के अंतर्गत करेंसी 489 के अंतर्गत हमने करेंसी की जो भाषा स्पष्ट की, करेंसी को बताने के अंतर्गत बताया गया। तो एक अभियुक्त तो बोलता है कि मेरे पास तो इंडियन करेंसी थी, मेरे पास करेंसी का मतलब क्या है, करेंसी के तो न्यायालय ने बोला कि करेंसी का मतलब सारी देश की जो करेंसी है वो सब शामिल हो गई, वो सारे नोट आ गए, वो बहुत विस्तृत वर्ड है, उसके अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती है। फिर अपन आ जाएं टैक्स इंस्टीट्यूट्स पे। तो टैक्स इंस्टीट्यूट्स क्या होता है, छोटा शॉर्ट समझ ले कि जो हमारे टैक्स इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कर आरोपित किए जाते हैं तो कर क्या होता है, एक शब्द होता है, शब्द के आधार पर ही कर दिया जाता है। यदि मतलब वर्ड टू वर्ड है ना, व्यक्ति को पेनल्टी दी जाती है। यदि कर है, कर को हम ये मान सकते हैं ये एक तरह की पनिशमेंट है, दंड भी मान सकते हैं। तो दंड जब दिया जाता है वो शब्द के आधार पर दिया जाता है, शब्द के रूप में दिया जाता है कि शब्द अगर स्पष्ट है तो ही दिया जाएगा। यदि आपको अपनी मन की भाषा उपयोग करने के लिए नहीं बोला जाएगा कि आप उसमें खिंचातानी करें और उसको बदल दें और किसी के ऊपर पेनल्टी दे दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल स्पेसिफाइड शब्द के आधार पर पेनल्टी करना पड़ेगी। अगर शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है ना, अगर नहीं लिखा है तो आप कुछ मत करो। अब शब्द के आधार पर उसका साधारण अर्थ ज्ञान किया जाता है और किसी प्रकार की कल्पना नहीं की जाएगी क्या ऐसा होता, कल्पना नहीं की जाएगी। वेदनाथ आयुर्वेद भवन उत्पादन शुल्क के मामले में ये बोला गया था कि एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसमें स्पिरिट मिली होती है और एक प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें टिंकेचर और स्पिरिट मिली होती है। तो उन्होंने बोला इस पर कर लगना चाहिए कि नहीं। तो जो अप्लीकेंट बोलती कि ये जो प्रोडक्ट हमने बना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया तो इस पर कर नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने न्यायालय ने स्पष्ट करा कि इसमें स्पिरिट मिली और स्पिरिट जो उत्पादन शुल्क उस पर लगना जरूरी है। इंडियन होटल्स इनकम टैक्स ऑफिसर 2000 का मामला था, SCC 39 का मामला था। इसमें क्या हुआ था, मैन्युफैक्चर में कुछ 80J के अंतर्गत छूट मिलती है। तो 80J के अंतर्गत वो व्यक्ति बोलता है हमको भी छूट मिले मैन्युफैक्चरिंग पे, आटा दाल और चावल मांस कुछ भी बनाते तो हमको भी छूट मिले। तो न्यायालय ने बोला मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आटा दाल और चावल बनाना नहीं आता है, ना ही किसी प्रकार का खाना बनाना आता है, तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत 80J के अंतर्गत छूट नहीं दे सकते। ये हमारा होगा टैक्स इंस्टीट्यूट्स हो गया। फिर हमारा आ जाता है कि आंतरिक सहायक और बाहरी सहायक। देखिए आंतरिक सहायक क्या होते हैं, जैसे शॉर्ट टाइटल हुआ, लॉन्ग टाइटल हुआ, परंतु हुए, अपवाद हुए, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण हुआ, स्पष्टीकरण के बाद टिप्पणी होती है, वो होती है प्रस्तावना होती है, परिभाषाएं होती हैं, उदाहरण होते हैं, अपवाद होते हैं, विवृत खंड होते हैं। तो ये सब जो है हमारे इंटरनल एड्स हैं। इंटरनल एड्स मतलब ये होता है कि जब भी कोई अधिनियम बनता है तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हम किस अधिनियम के अंतर कुछ ऐसे टूल्स देते हैं। अधिनियम जब कोई भी बुक देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ें दे रखी हुई, टिप्पणी, संक्षिप्त टाइटल, निर्वचन, जिससे आप अधिनियम को स्पष्ट रूप से अच्छे से और समझ सकते हैं। अब एक्सटर्नल एड्स पे आ जाएं। एक्सटर्नल एड्स क्या होते हैं कि जब कोई अधिनियम आंतरिक सहायता से सफल नहीं हो पाता है, उसका मतलब नहीं निकाल पाते, तो हम बाहरी सहायता पे जाते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका इतिहास देखते हैं, संसद का इतिहास देखते हैं और अधिनियम के उद्देश्य देखते हैं, शब्द को डिक्शनरी जो होती है उसका मदद लेते हैं और सरकारी प्रकाशन की रिपोर्ट का मदद लेते हैं और विदेशी विनिश्चय और न्यायिक आचरण, इन सब चीज़ों का आप मदद लेते हैं। अब इसके बाद क्या ले लें,
देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जब भी हम कोई भी अधिनियम बना रहे हैं तो संविधान जो है हमारी सर्वोपरि विधि है, और सर्वोपरि विधि जो संविधान है हमारा, उसके आधार पर ही कोई सा भी अधिनियम बनेगा। उसके अगर आप संविधान के विरुद्ध जाके कोई काम करते हो, कोई भी अधिनियम बनाते हो, तो वो क्या है, वो जनरल मुशर्रफ की तरफ आपको इस तरह से फांसी दे दी जाएगी। तो आप संविधान के विरुद्ध जाके किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। तो जब हम किसी प्रकार के अधिनियम की व्याख्या, संविधान की व्याख्या करते हैं, तो संविधान की व्याख्या करने के बाद ही आप लॉ बनाओगे। तो संविधान को आपने समझा तो आपको लॉ बनाने का अधिकार है। तो संविधान की व्याख्या शब्द के आधार पर की जाएगी, सामाजिक अपेक्षा के अंतर्गत की जाएगी, या और उसके बाद तीसरा पॉइंट है सामंजस्य अर्थ में, मतलब तालमेल के आधार पर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो विधि बनाते तो हमको विवक्षित शक्ति दी जाती है, विवक्षित शक्ति प्रदान की जाती है, विवक्षित प्रतिशत शक्ति प्रदान की जाती है, जिसमें हम दखल अंदाजी की, मतलब किसी प्रकार का संविधान के विरुद्ध जाके हम किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो यही हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद, और मैं आप अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और सभी दोस्तों को बोलूँगा कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।